आप सभी को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आप सबका हमारे इस YouTube चैनल सक्सेस विद शिशिर में। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को लुसेंट याद करवा रहा हूं। तो लुसेंट याद करवाने में मैंने बताया है कि मार्गदर्शन हमारा है और याद करने के लिए मेहनत की जिम्मेदारी आपकी है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस पर मेहनत करते होंगे। आप लोग इस वीडियो को एक बार देखिए। वीडियो को देखने के बाद आपके पास जो लुसेंट की पुस्तक उपलब्ध है उस पुस्तक को आप 3 बार ईमानदारी पूर्वक पढ़िए, रिवाइज कीजिए। उसके बाद जिस प्रश्न को आप नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं याद रह पा रहा है, उस प्रश्न में लेफ्ट साइड में जो है वो इस तरह से ये डॉट लगा दीजिए। और डॉट लगाने के बाद इस तरह से मान लीजिए ये प्रश्न हमको नहीं आया, इसमें लेफ्ट साइड से डॉट लगा दिए। फिर जब ऊपर से नीचे तक हम पढ़ेंगे तो एक बार उसको पढ़ लेंगे और याद नहीं रहेगा तो डॉट वाले प्रश्नों को जो है बार बार रिवाइज करेंगे। अब आइए, आज मैं लुसेंट का पार्ट 2 जो है वो आपको पढ़ाऊंगा। तो मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि मैंने पहले बताया है कि उससे संबंधित जो टॉपिक हमको पढ़ाना होता है उससे संबंधित मैं कुछ चीज़ें आपके दिमाग में खांचा की तरह खींच दूंगा ताकि आपको पढ़ने में, समझने में, याद करने में आसानी होगी। क्योंकि रटने वाले अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन आपको एक कहानी की तरह आपके दिमाग में रहेगा तो ये आपके दिमाग में ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा। तो पहले मैं इसको जो है बता देता हूँ मोटा मोटी, उसके बाद आपके लुसेंट किताब में जो चीज़ें दी हुई है उसको मैं आपको पढ़ के समझाऊंगा और फिर उसको आप लोग घर पर रिवाइज कीजिएगा। तो आइए, हमारा ये लुसेंट पार्ट 2 के किताब क्लास में पार्ट 1 में हम लोग आ गए थे आपका इंट्रोडक्शन में प्रागैतिहासिक काल तक। मैंने उसमें बताया था कि मनुष्य का कैसे विकास हुआ था और किस तरह से जो है वो जलीय जीव हुआ या मनुष्य बंदर से मनुष्य तक पहुंचा था। तो उसी में हम लोग आते हैं कि उसी के विकास के क्रम में कि यहाँ से आज का टॉपिक हमारा प्रागैतिहासिक काल। तो इतिहास जो होता है, दरअसल इतिहास उसे कहते हैं जो लिखित होता है, यानी कि जो चीज़ हमको लिखित में प्राप्त हुआ है वो चीज़ हो गया इतिहास। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसका हमें लिखित प्रमाण तो नहीं है, क्योंकि पहले आदमी लिखना पढ़ना तो जानता नहीं था जो कि उस चीज़ को लिख करके रखे। तो जिस चीज़ का हमें कोई लिखित प्रमाण नहीं है उसको कहा गया है प्रागैतिहासिक काल। इसके बारे में कोई लिखित सूचना नहीं है। और तो फिर आपका ये प्रश्न होगा, दिमाग में उठता होगा, सर इसके बारे में अगर लिखित प्रमाण नहीं है तो हमको कैसे पता चलेगा? तो मैंने बताया है कि इतिहास को पढ़ने के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। वो हैं धार्मिक ग्रंथ हैं या ऐतिहासिक ग्रंथ हैं या पुरातत्व से संकलित जो चीज़ें हैं वो है, या फिर विदेशी यात्री जो आए हुए थे हमारे देश में उन्होंने यहाँ के बारे में क्या लिखा है वो है। इन सब चीज़ों को पढ़ करके इतिहास तैयार किया जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल हो गया वही चीज जिसके बारे में कि कोई लिखित चीज नहीं है। उस समय के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं, उसके आधार पर इस काल को बांटा गया है। ये हो गया प्रागैतिहासिक काल, जिस समय के बारे में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा विकसित हुआ तो उसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य भी है, पुरातनिक ही है, यानी कि पहले का ही है। लेकिन इसमें क्या अंतर है कि इस समय क्या जो है लिखने पढ़ने का कोई ढंग नहीं था। इस समय आते आते थोड़ा सा लोग लिखना पढ़ना शुरू किया। जैसे आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता आता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोग तो लिखते थे भाव चित्रात्मक, यानी चित्र बना करके भाव को प्रकट करते थे, क्योंकि लिपि तो उस समय थी नहीं। तो भाव चित्रात्मक जो उसकी लिपि थी, उस लिपि को वो तो लिखे थे, लेकिन हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो जो ऐसे काल को कहते हैं हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा हो गया ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल मतलब जो इतिहास हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि इसके बारे में जो विवरण है, जैसे वैदिक काल का हो गया, ये ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आ जाएगा। क्योंकि वैदिक का जो है ऋग्वेद सब में लिखा हुआ चीज है, वेदांग है, उपनिषद है, सारे चीज लिखे हुए हैं, इसको हम लोग ऐतिहासिक काल कहेंगे। अब प्रागैतिहासिक काल में कौन कौन सा समय आ जाएगा? इसमें आ जाएगा पाषाण युग। नाम से यह स्पष्ट है, मैंने उस दिन भी बताया था। पाषाण युग का मतलब हो गया कि पत्थर का युग, जिसमें पत्थर के बने औजार होते थे। अब इस पाषाण युग को भी 3 भाग में बांटा गया है, ओल्ड पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पाषाण मतलब पत्थर। अब आदमी का जैसे जैसे विकास होते गया उस तरह से काल का भी विकास होते गया। मान लीजिए पत्थर है तो पहले ऐसे पत्थर का रूप होता है, मान लीजिए, तो ये पत्थर हो गया। अब कोई आदमी अगर खतरा है या शिकार को मारना है तो पत्थर को उठाया आदमी और मार करके फेंक दिया। फिर देखिए विकास कैसे होता है। अगर ये प्रागैतिहासिक काल के ये पत्थर हैं तो मध्यकाल में आया, इस पत्थर को एक
आकृति दे दिया गया, चाहे वर्गाकार या फिर त्रिभुजाकार, ये एक आकृति दे दिया गया, यानी यहां से थोड़ा सा डेवलपमेंट मध्यकाल में हुआ, ठीक है। और इसके बाद फिर आ जाता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल मतलब और उससे विकास कर गया। मान लीजिए हमको नुकीला कोई हथियार बनाना है तो इस तरह से बनाते थे नुकीला हथियार, या फिर उसमें कुछ लकड़ी का मतलब सॉरी पत्थर का जो नुकीला हथियार, या फिर किसी चीज को छीलना हो तो इस तरह से चौकोर टाइप का बनाते थे। यानी कि फ्रेशनेस आते चला गया इसमें से, पहले की अपेक्षा। पहले नॉर्मल पत्थर था, उसमें से थोड़ा सा काट छाट करके अच्छा बनाया गया। नवपाषाण काल आते आते और अच्छा बनाया गया। तो ये हो गया आपका पाषाण काल। पाषाण काल के बाद आता है धातु युग। धातु युग का मतलब पहले पत्थर का ही ये बनाता था औजार, उसके बाद जैसे ही धातु की खोज हुई तो सबसे पहले धातु की खोज हो गई तांबे की। पूछता है ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले किस धातु की खोज की गई, तो तांबे की खोज की गई। तांबे की खोज करने के बाद कांसा, कांसा यानी तांबा और टीन को मिलाकर के ये कांसा, ये कांस्य युगीन सभ्यता, ताम्रकांस्य युगीन सभ्यता, ये सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आता है। उसके बाद खोज की गई लोहा की, ये सबसे बाद में, इस तीनों में सबसे बाद में खोज की गई थी लोहा की। और ये जो है ये मेन रूप से वैदिक काल से संबंधित है। जब लोहा की खोज हो गई थी तब लोग तलवार बनाने लगे और उस चीज से शिकार उकार सबको काटने लगे, मारने का काम करते थे, तो ये लोहा का आविष्कार हो गया। तो ये पूरा पाषाण का समय जो है वो हम लोगों ने पहले वीडियो में मैंने बताया था कि जो है 40 लाख से लेकर और 10,000 के बीच तक के काल को ये पूरा पाषाण काल कहते हैं। इस समय में लोग शिकारी हुआ करते थे, शिकार को मार करके लाते थे और मांस उसका खाते थे। लेकिन उस समय में आग का भी आविष्कार हो गया था। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो ये पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। और लोग जो है वो गुफाओं में रहते थे, जो मांस को पकड़ के लाते थे उसको कभी कभी पकाकर खाते थे तो स्वादिष्ट लगता था उसको। तो इस समय में आग का भी आविष्कार हो गया था पूरा पाषाण काल में। इससे थोड़ा मैंने बताया कि विकसित हो गए। इसमें मध्य पाषाण काल में इसका समयांतराल जो माना जाता है वो 10,000 से 6,000 ईस्वी पूर्व के बीच माना जाता है। एक चीज आप लोग और कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लीजिए कि ईस्वी सन में हो सकता है जो पहले का जो लिखा हुआ नहीं है उसमें कोई कंट्राडिक्शन हो सकता है, या फिर जब हम बड़े कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, बीपीएससी यूपीएससी लेवल की तैयारी करते हैं, तो हम पढ़ते हैं कि इस इतिहासकार ने क्या कहा, उस इतिहासकार ने क्या कहा। लेकिन वनडे एग्जाम के लिए हमको ये नहीं पढ़ना है कि इस इतिहासकार ने क्या कहा, उस इतिहासकार ने क्या कहा। हमको वो चीज पढ़ना है जो एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, उसी चीज को हमें याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में उसी से प्रश्न आएंगे। तो ये हो गया पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण पढ़ लिया हम लोग। मध्य पाषाण काल ये 10,000 से 6,000 ईस्वी पूर्व तक। इसमें क्या हुआ, तो जो पाषाण यानी पत्थर के जो हथियार बनाते थे तो उसमें से आदमी थोड़ा और विकास कर गया। अब वो पत्थर के जगह पर हड्डी से, अस्थि से, आदमी जो मर जाता है या जानवर का जो हड्डी है उससे भी हथियार बनाने लगा। उससे क्या होता है, उसका वजन कहीं ले जाने में हल्का होता था। या फिर पशु का सिंग से भी हथियार जो है बनाने लगा किसी चीज के लिए। तो यहां पर ये डेवलपमेंट हो गया किसमें, सॉरी ये हो गया मध्य पाषाण काल में, ये डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद जैसे नवपाषाण काल आया, नवपाषाण काल में तो आदमी सिर्फ पहले शिकारी था और गुफा में रहता था, लेकिन आदमी में नवपाषाण काल में आते आते अस्थायित्व आ गया। अस्थायित्व मैंने बताया था कि पहले शिकार की खोज में आदमी घूमते रहता था। अब यहां पर मान लीजिए शिकार आ गया, यहां का सारा शिकार जो है जानवर सब मार के खा गया, फिर यहां से आगे बढ़ना शुरू किया, फिर वहां पर जाता था। तो आदमी अस्थायी प्रवृत्ति नहीं थी, पहले घूम घूम कर रहता था। लेकिन नवपाषाण काल में आते आते चूंकि हुआ क्या था, तो कृषि का आविष्कार हो गया था। वो जो फसल उपजाने लगे, देखने लगे वो फसल पकता है, फिर उस फसल को वो खाने लगे। तो इस तरह से उनमें जो है, क्योंकि फसल का पकने तक का जब इंतजार करते थे तो वो उसके लिए वहां पर रहने लगे। इसके लिए उसमें अस्थायी प्रवृत्ति डेवलप हो गया। और सबसे पहले फसल का साक्ष्य जो है गेहूं और जौ का मिलता है, जो कि उन्होंने प्रयोग किया था। उसके बाद एक नवपाषाण काल की एक और उपलब्धि रही कि पहिया का भी आविष्कार हो गया था। पहिया की आविष्कार हो जाने से क्या होता था कि वो जब एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, तो मान लीजिए जब थोड़ा सा घर बनाना शुरू किया, बस्ती झोपड़ी लगाना शुरू किया, तो फिर जब जाने के दरमियान में उसका कुछ सामान होता था तो वो उस गाड़ी का प्रयोग करके उस पहिया पर उसको ढोने में आसानी होने लगा था। इसका ये आविष्कार बहुत कारगर रहा। उसके बाद इसमें जैसे कि यहां पर केवल शिकार करता था, लेकिन यहां पर पशुपालन भी शुरू कर दिया। पशुपालन का उद्देश्य ये था कि उसका मांस भी खाता था जैसे, या फिर और सभी पशु का जो जानवर से रक्षा करने के लिए उपयोग होने लगा। तो ये नवपाषाण काल आते आते ये लोग जो है पशुपालन भी करना शुरू कर दिए हुए थे। ये हो गया आपका पाषाण काल। पाषाण काल के बाद आ जाता है ये आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का
काल जो है सब अलग अलग देते हैं, लेकिन जनरली एनसीईआरटी के आधार पर 2400 या 2500 से लेकर के 1700 या कहीं 1750 देता है। तो ये एक जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना गया है, ये सिंधु घाटी सभ्यता। अब इसको हम लोग सभ्यता का नाम क्यों दिए हैं, एक दिमाग में आपके प्रश्न आता है कि सर इसको सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों बोलते हैं। तो पहले सिंधु, तो इसलिए इसको सिंधु घाटी कहते हैं चूंकि सिंधु नदी ये जो हमारा भारत देश है, एक चीज मैं बता रहा हूं आप लोगों को, चूंकि मेरे पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि रटना फटना रहता तब तो आप खुद भी रट सकते हैं, लेकिन समझ करके पढ़ना है। मैंने पहले ही बताया कि मैं जो पढ़ाऊंगा समझा करके, ताकि आपके दिमाग में बहुत दिनों तक इस चीज को रहे। मान लीजिए कि सिंधु नदी, जैसे ही हम बोले सिंधु नदी, तो ये भारत का जो नक्शा है वो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ये मान लीजिए भारत का नक्शा का क्षेत्र, ये कश्मीर और इधर जो है इधर फैला हुआ ये सिक्किम वगैरह सब इस क्षेत्र में है। हम इस तरह की बात कर रहे हैं, उत्तर और पश्चिम की बात कर रहे हैं। तो यहां पर जो है ये सिंधु नदी था। तो ये जो सारा एरिया है इंक्लूडिंग पाकिस्तान, समझ लीजिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जो एरिया है यहीं पर सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। तो इसको समझने के लिए आपको आपका जो मैप है वो मैप आपके पास जरूर होना चाहिए, और मैप को समझ करके देखिए जैसे सिंधु नदी कहां बहती है, वहां पर कौन कौन सा सभ्यता है, उसका विकास होने का क्या कारण है। चूंकि वहां पर उसको नदी से जल मिल जाता था इजी वे में, इसलिए जो भी सभ्यता है अक्सर वो नदी घाटी के किनारे ही विकसित हुई थी। उस समय जैसे यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता थी, कहीं मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, चीन की सभ्यता थी, और सभी सभ्यताएं थी। तो आपके दिमाग में मैंने कहा कि ये नक्शा आपके दिमाग में आना चाहिए, ताकि आपको जो है वो चीज आसानी से याद रहेगा। सिंधु, इसलिए सिंधु नदी किनारे बसी हुई थी। और सभ्यता, अब आपके दिमाग में आया कि इसको सभ्यता क्यों कहते हैं। जैसे अगर कोई लड़का गाली दे, कोई जो है बुरा आचरण करे, तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो असभ्य है। और अगर कोई लड़का संस्कारी हो, अच्छा से बात करे दूसरे से, समय पर अपना खाना पीना ये करे, तो बोलते हैं कि वो लड़का सभ्य है। तो यानी कि हम जो पहले थे मानव, वो उसका न रहने का ठिकाना था, न कोई आचरण था, न कोई संस्कार था, न संस्कृति थी। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य में जब अस्थायित्व आया, एक जगह रहने लगे, उसके बाद उसका जो है खाना पीना मनोरंजन सब एक सिस्टमेटिक तरीका हो गया, तो आदमी सभ्य हो गया। इसलिए इसको हम लोगों ने नाम दिया सभ्यता। और चूंकि यह सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई, इसलिए इसका नाम पड़ा सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता, इसलिए इसका नाम पड़ा, इसका ईस्वी काल ये है। और बाकी जो और भी चीजें हैं मैं आपको किताब से बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं पर्सनली बताता जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा होते चला जाएगा। उसके बाद आइए, इसके बाद आता है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता, जैसे कि इसके बाद ऐतिहासिक काल, इसके बाद तो हमको लिखित प्रमाण प्राप्त है उसके बारे में। तो जो आर्य थे वो मध्य एशिया से, इसमें भी बहुत तरह से इतिहासकार का अलग अलग मत है। कोई बोलते हैं कि उधर से आए थे, कोई बोला कर्नाटक तरफ से आए थे, कोई बोल रहा है कि कुछ, लेकिन एनसीईआरटी बोलता है कि मध्य एशिया से आए हुए थे आर्य, उन्होंने ही वैदिक सभ्यता को विकसित किया था। और ये सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी ये नगरीय सभ्यता थी, और इस पर हम लोग और रिसेंट किताब से डिस्कस करेंगे। और ये आपका वैदिक सभ्यता का काल माना जाता है 1500 से 1000 बीसी के बीच में, ये हो गया ऋग्वैदिक काल, और 1000 से 600 के बीच में ये हो गया उत्तर वैदिक काल। इसका डिटेल अध्ययन हम आपके लुसेंट से ही करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो एक मैंने दिमाग में आपका ये खांचा खींचा, इसको आप पहले दिमाग में बैठा लीजिए, फिर आपकी लुसेंट किताब से इसी चीज को हम पढ़ाएंगे ताकि आपको याद रहेगा। आइए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में चीनी यात्री के बारे में पढ़ लिया था। अब यहाँ से जहाँ से हम लोग वहाँ ख़त्म किए थे वहीं से आज शुरू करते हैं अरबी लेखक के बारे में। तो अरबी लेखक जो है अल-बरूनी, यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया हुआ था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति है किताबुल हिंद। ये सब सवाल ऐसे पूछते हैं कि मोहम्मद गजनवी जो है उसके साथ कौन से लेखक आए थे, या अल-बरूनी जो लेखक थे वो कौन से जगह के लेखक थे, तो अरबी लेखक थे, किसके साथ आए थे, गजनवी के साथ आए थे। इस तरह से आप लोग याद कीजिएगा। उसकी अरबी में लिखी गई कृति है किताबुल हिंद या तहकीके हिंद, यानी कि भारत की खोज। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल, मापन विधि, मूर्तिकला, कानून, मापदंड, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। मान लीजिए कि हम इसमें पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमने देखा कि अल-बरूनी जो है मोहम्मद गजनवी के साथ आए हैं, तो मोहम्मद गजनवी को जो है हम यहाँ पर ऐसे अंडरलाइन कर लेंगे। और मान लीजिए कि उसके क्या कृति है, तो किताबुल हिंद है, तहकीके हिंद, इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे।
तो यही सब चीज़ जो आप पढ़ने के दरमियान में आपको जो समझ में आया उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे इब्न बतूता फिर उसके बाद आया, तो इसके द्वारा अरबी में भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत, इसको रहेला कहते हैं। रहेला, ये और किताब वाला भी ऑलरेडी रेड से इसको लिखा हुआ है, इसको रहेला कहते हैं। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर मात्रा में सबसे अधिक जानकारियाँ जो है वह देता है। ठीक है, 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर उसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी यानी कि न्यायाधीश नियुक्त कर दिया हुआ था। तो ये हो गया आपका अरबी लेखक के बारे में। इसके अलावा कुछ अन्य लेखक भी हैं, जैसे अन्य लेखक में हो गया आपके तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि भाई तारानाथ कहाँ का लेखक था, तो तिब्बती लेखक था। जैसे अभी हमने अरबी लेखक के बारे में पढ़ा, ये तारानाथ जो है तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर और तंग्यूर नामक जो है ग्रंथ की रचना की। ये भी ऑब्जेक्टिव में इस तरह से क्रिएट हो सकता है, कंग्यूर तंजूर नामक ग्रंथ की रचना किसने की, तो तारानाथ ने की। इसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है इससे। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांडे देश की यात्रा पर आया और इसका विवरण पांडे इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। मतलब विदेशी यात्री जो भी आए हमारे देश में, उन्होंने जो कुछ भी यहाँ के बारे में लिखा उसके आधार पर भी इतिहास लिखा गया है। अभी हमने धर्म ग्रंथ के बारे में पढ़ा, उसके बाद ऐतिहासिक ग्रंथ को पढ़ा, उसके बाद जो विदेशी यात्री हमारे देश में आए उसके बारे में पढ़ा। अब चौथा जो पॉइंट था हमारा कि पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी, जो पुरातत्व है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो भारतीय पुरातत्व का जो है पितामह वो कहा जाता है किसे, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, याद रखिएगा। 1400 ईस्वी के अभिलेख बोगाई कोई से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य यानी कि अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म से विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलिडोयरस के वेशनगर यानी कि विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हंती गुफा में अभिलेख में किया गया है। ये भी पूछ सकता है, ये भारतवर्ष का जिक्र सर्वप्रथम कहाँ किया गया है, हाथी गुफा अभिलेख जो है उसमें किया गया है। सर्वप्रथम दुर्भिक्षा का जानकारी देने वाला अभिलेख सौगौरा अभिलेख है। इसमें अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख में से प्राप्त होते। भीतरी स्तंभ लेख जो है उससे प्राप्त होता है कि हून जो है वो यहाँ पर आक्रमण किए हुए थे। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख में। ये भी प्रश्न जो है वो कई बार पूछता है कि सती प्रथा के बारे में जानकारी जो मिली है वो कहाँ से मिली है, एरन अभिलेख से मिली है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उसके अभिलेख के आधार पर लिखा गया है। सही बात है, जितना भी सातवाहन राजा के बारे में उसके अभिलेख जहाँ जहाँ मिले हैं उसी आधार पर उसका इतिहास लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीर नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास यानी गड्ढा सा साक्ष्य मिला है जिससे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती है। ये पूछ सकता है कि बुर्ज होम जो है वो किससे कहाँ से ये प्राप्त होता है, कश्मीर नवपाषाण काल के समय के बारे में है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहते हैं। ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि आहत सिक्के किसे कहा जाता है, तो प्राचीनतम सिक्के को कहा जाता है। इसी को साहित्य में करशापन भी कहा जाता है, करशापन भी कहते हैं। सर्वप्रथम सिक्कों का लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यवन शासकों ने जो है वो सिक्कों पर लिखने का कार्य सबसे पहले यवन शासकों ने शुरू किया था। समुद्रगुप्त की वीणा पर बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है कि समुद्रगुप्त जो है, चूंकि जब संगीत प्रेमी थे तभी तो सभी सिक्कों पर जो है ये वीणा से बजाने का जो है चित्र अंकित किया हुआ था। उसके बाद है कि अरिकमेडू यानी पांडिचेरी के पास है ये, इसमें रोमन सिक्के भी प्राप्त हुए थे। जैसे रोमन सिक्के प्राप्त हुए इससे पता चलता है कि भाई व्यापार चल रहा होगा। तो सबसे पहले भारत के संबंध देखिए सुवर्ण भूमि जिसको वर्तमान में म्यांमार में कहते हैं, मलाया, कंबोडिया और जापान, ये सब देशों से इसका संबंध जो है यवद्वीप जिसको बोलते हैं ये स्थापित हुआ था। अब महत्वपूर्ण अभिलेख जो है जैसे ये हो गया हाथी गुफा अभिलेख, ये सब भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे पॉइंट वाइज जो दिए हुए हैं सारे ऑब्जेक्टिव है, इसको आपको ध्यान रखना है। मैं एक बार पढ़ रहा हूँ और 2 बार 3 बार आप खुद पढ़िएगा। हाथी गुफा अभिलेख ये जो है कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित हैं। नासिक अभिलेख गौतमी बल्लभी से संबंधित हैं। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है।
एहोल अभिलेख ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। देवपारा अभिलेख बंगाल के शासक विजय सेन से संबंधित है। अभिलेख का अध्ययन को इपिग्राफी कहा जाता है। देखिए ये तो इंपॉर्टेंट है, ये है अभिलेख का अध्ययन को क्या कहा जाता है, इपिग्राफी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के नगरों की कला की शैली नगर शैली और दक्षिण भारत के मंदिरों की कला की शैली द्राविड़ शैली कहा जाती है। बहुत अच्छी बात है, ये भी बहुत लाल से ऑलरेडी किया हुआ है, ये नागर शैली और द्राविड़ शैली। अब आप समझ में गए होंगे कि उत्तर भारत के मंदिर के जो कला बनता है उसको नागर शैली में बनता है, उसको नगर शैली कहा जाता है, और दक्षिण भारत में मंदिरों की कला की शैली को द्राविड़ शैली कहते हैं। दक्षिणपंथी मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः इसे बैसर शैली भी कहा जाता है। देखिए कहीं पर जो है दक्षिणापथ के मंदिर के निर्माण में दोनों का प्रमाण मिलता है, जब दोनों पर प्रमाण मिलता है उसको बैसर शैली का नाम दिया गया है। पंचायत शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायत शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है, उसको पंचायत मंदिर के उदाहरण, जैसे कंदरिया का जो है ये मंदिर है, ये इसका उदाहरण इसमें से ये मिलता है। पंचायत मंदिर ये इसका समझ गए आप लोग। महादेव मंदिर जैसे कि खजुराहो में दिया हुआ है, जैसे ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में दिया हुआ है, जैसे लक्ष्मण मंदिर खजुराहो का ये दिया हुआ है, जैसे लिंगराज मंदिर हो गया, या दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है, या गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। ये अभी जो मैंने बताया ये पुरातात्विक साक्ष्य है जिसके आधार पर इतिहास लिखा गया है। जब हम उस पर्टिकुलर शासक के बारे में पढ़ेंगे तो उस समय फिर इसका जिक्र आएगा, इसलिए एक बार 2 बार 3 बार दिमाग में पढ़ के रखिए, आगे फिर इसका ये आएगा। अब आइए हम लोग प्रागैतिहासिक काल से शुरू करते हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया अभी बोर्ड पर, अब इसको हम सिलसिलेवार पढ़ना शुरू करते हैं। जिन काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित उद्धरण नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ये सब मैंने आपको बताया भी था। मानव इतिहास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। अब जैसे हमने एक बार बताया फिर एक बार पढ़ रहे हैं तो हमें पूरा विश्वास है कि आपके दिमाग में डायरेक्ट ये चीज याद हो जाएगा, बैठ जाएगा कि जो चीज नहीं जिसका लिखित विवरण उसको प्रागैतिहासिक कहेंगे, जिसका लिखित विवरण है उसको ऐतिहासिक कहेंगे, और जिसका लिखा हुआ तो है लेकिन हम पढ़ नहीं पाए हैं उसको आदि ऐतिहासिक काल कहेंगे। वही चीज लिखा हुआ जो मैंने आपको बोर्ड पर पढ़ाया। ज्ञानी मानव को क्या कहते हैं, होमो सेपियंस कहते हैं। इसका प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार पूर्व वर्ष में हुआ था। ठीक है। पूर्व पाषाण युग या पुरापाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। मैंने भी बताया था शिकार पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन भी था। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में और पहिए का नवपाषाण काल में हुआ है। सारी बातों को मैंने बता दिया है, ये समझिए आपके लिए रिवाइज हो रहा है। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति और नवपाषाण काल में हुई तथा सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य ने सबसे पहले किसको पालतू बनाया, तो कुत्ते को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया, ये मैंने बताया आपको, तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला औजार कुल्हाड़ी था। ये भी बहुत अच्छा चीज है, इसको याद रखना है कि कुल्हाड़ी जो है वो मनुष्य द्वारा बनाया गया हथियार था और ये पाया गया है अति रक्कप्पम में, ये पाया गया वहां पर। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ, ये भी मैंने बताया है आपको। प्रागैतिहासिक काल अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिम में बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई प्रचलित फसल जो है वो गेहूं है पहली फसल, और जौ थी, ये भी मैंने बताया आपको। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। देखिए ये उपज के बारे में गेहूं और जौ है, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था, चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कृषि का जो है प्रथम उदाहरण कहां से प्राप्त होता है, मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। कोल्हिडवा का संबंध चावल के प्राचीन साक्ष्य से है। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरातत्व कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के प्रस्तर युग वही पाषाण युग जिसको बोलते हैं, अधिकांश और औजार स्फटिक यानी कि पत्थर के बने होते हैं। नाम ही पाषाण युग है तो पत्थर से बने हुए थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाण काल और औजारों की जो है वो खोज की थी। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, कई बार पूछा हुआ है। असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवाव कपी, कपी मतलब बंदर वो है। ठीक है।
इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है, ये सब भी ध्यान रखना है। भारत में शिवालक की पहाड़ियों में जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। जीवाश्म का मतलब हो गया जीव जो मर करके जमीन के अंदर दबे रह जाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं जीवाश्म, उसका प्रमाण मिलता है। ठीक है, संख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। समझ गए। अब आइए हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता पर आते हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता पर यह है कि कार्बन C14 जैसे कि नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की सामान्य तिथि 2400 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व के बीच मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार हुआ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो ये 2400 से 1700 तक, और दूसरा इसका आकृति क्या है, त्रिभुजाकार है। और त्रिभुजाकार मतलब मैंने जो बताया था आपको कि ये जो है, मान लीजिए कि ये भारत की नक्शा बताया था, और ये क्षेत्र जो बताया था कि ये आपका हो जाता है सिंधु नदी के किनारे जो विकसित हुई थी, तो उन्होंने इस तरह से एक आकृति खींची जाती है, इसलिए इस क्षेत्र को त्रिभुजाकार क्षेत्र कहा जाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि वो क्षेत्र कौन सा था, तो त्रिभुजाकार क्षेत्र था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को जो है वो आदि ऐतिहासिक या कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्राविड़ और भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन निदेशक ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विविध घोषणा की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिम पुरास्थल दासनिक नदी के किनारे स्थित सुतकोंड गेंडोर था। ये बलूचिस्तान में पड़ता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे अगर हम मान लीजिए ये सिंधु घाटी सभ्यता करना चाहते हैं, तो ये 4 भाग हो गया। ये हो गया आपका उत्तर का भाग, ये हो गया पूरब का भाग, ये हो गया आपका पश्चिम का भाग, ये हो गया उत्तर का भाग, और ये हो गया दक्षिण का भाग। तो सबसे पहले कह रहा है कि सुतकोंड जो है बलूचिस्तान, ये आपका सर्वाधिक पश्चिम भाग में, यहाँ पर बलूचिस्तान, यहाँ पर था सुतकोंड, और उसके बाद पुरास्थल हिंडन, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, यहाँ था आलमगीरपुर, ये मेरठ उत्तर प्रदेश के पास है। उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के किनारे अखनूर के निकट मांदा के पास था, ये जम्मू कश्मीर में है, यहाँ पर ये हो गया। और दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी के तट पर दाइमाबाद, दक्षिणी वाला जो है वो यहाँ पर हो गया, ये यहाँ पर अवस्थित था। इस चीज़ को याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह नगरीय सभ्यता थी, याद रखिएगा, ये नगरीय सभ्यता थी। और आर्य सभ्यता, वैदिक सभ्यता जो है वो ग्रामीण सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में 6 को ही नगर वाले की संज्ञा दी गई। 6 को ही नगर वाला बताया गया, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, गनीवाला हो गया, धौलावीरा हो गया, राखीगढ़ी हो गया, और कालीबंगन हो गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। सबसे पूछ सकता है कि सबसे अधिक पुरातन स्थल कहाँ खोजे गए, तो ये गुजरात में खोजे गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो हो गया, और जबकि भारत का सबसे बड़ा स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता का पूछेगा तो मोहनजोदड़ो, चूंकि मोहनजोदड़ो तो अब पाकिस्तान में है, लेकिन जब भारत के बारे में पूछेगा तो ये राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे है, और जो हरियाणा के जिंद जिले में अवस्थित है, जिसकी खोज जो है 1969 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। लोथल और सुतकोतदा, ये 2 स्थल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था, ये भी ध्यान रखना है। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन में से प्राप्त हुआ है। ये भी पूछ सकता है कहाँ पर प्राप्त हुआ, ये सब चीज़ याद रखना है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः स्नानागार जो था वो सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। देखिए 2 चीज़ें होती है, एक है इमारत, एक है स्मारक। तो जब भी पूछेगा हमसे तो ये बताएंगे कि स्नानागार जो था वो सबसे बड़ा क्या था, इमारत था, सबसे बड़ा इमारत था, जिसके मध्य में स्थित कुंड जो है 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा था। अग्निकुंड जो है उसका प्रमाण मिला है लोथल और कालीबंगन से। ठीक है, लोथल जो क्या था वो बंदरगाह था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता यानी पशुपति न्याय की मूर्ति मिली है, जिसमें चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा विराजमान था। यहाँ पर गाय का कहीं जिक्र नहीं है, इसका मतलब गाय का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है।
मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। हड़प्पा की मोहरों का सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है, यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा को दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल और चनुद्रो से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, ये मैंने बताया था यहाँ पर कि भाव को लोग चित्र में अंकित करते थे, ये जो कि अभी तक नहीं पढ़ी गई है। यह लिपि दाईं से बाईं और लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक पंक्ति में खत्म हो जाता था तो इस पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं और लिखा जाता था। देखिए कैसे लिखा जाता था, मतलब लिखने का तरीका ये था कि पहले कैसे कैसे लिखते हैं, दायां से, यहाँ से लिखना शुरू किए, दायां से आया बायां, फिर अगर और लिखना है तो चला जाएगा बायां से दायां, फिर ऐसे लिखना शुरू किए, ऐसे इस तरह से जो है वो सिंधु घाटी की लिपि लिखी जाती थी। ठीक है, उसके बाद है आपका कि देखिए ये सब जो स्थल दिए हुआ है, ये स्थल को ध्यान में रखना है कि सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल जो नदी उत्खनन करता है और उसके वर्तमान स्थिति, यानी कि ये प्रमुख स्थल है, इसका किस नदी के किनारे ये हुआ है और ये आपका स्थिति यानी कि वर्तमान में वो जगह कहाँ पर है इस चीज़ को। उसके बाद उत्खनन करता तो बहुत सारे हैं इसमें, उसको भी ध्यान रखना है। इसमें उत्खनन का वर्ष जो है वो केवल हड़प्पा मोहनजोदड़ो सबका याद रखिएगा और बाकी जो है बहुत ज़्यादा याद रखिएगा तो संभव नहीं है, इसलिए लेकिन ये जरूर याद रहना चाहिए कि किस प्रमुख स्थल कहाँ है, उसका नदी किस नदी के स्थिति में है, वो अभी वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि सैंधववासी सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों का आपस में लड़ाना, चौपड़ खेलना, पासा खेलना, ये सब उसका मनोरंजन का साधन था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ये सिंधु घाटी जो सभ्यता थी बहुत ही विकसित सभ्यता थी, मतलब एक्चुअल में सच पूछिए तो उस समय का जो है सबसे उन्नत सभ्यता माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, हम तो बताए थे कि चूंकि लोहा की खोज वहाँ हुई नहीं थी उस समय में, तो तलवार से तो परिचित नहीं हुआ होगा। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल है जिसका निचला शहर यानी सामान्य लोगों के रहने के लिए हेतु था भी किले से घिरा हुआ है। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा के प्रमाण भी मिले हैं। ये सब याद रखिएगा कि जोता हुआ खेत जो है वो कहाँ पर मिला है या अग्नि पूजा के बारे में कहाँ जानकारी हुई है, इस चीज़ को बारे में याद रखिएगा। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। पर्दा प्रथा भी था और पर्दा प्रथा भी था और वेश्यावृत्ति भी थे। सबको जलाने के लिए और गाड़ने के लिए दोनों तरह की प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने संबंधित, मोहनजोदड़ो में जलाने से संबंधित प्रथा विद्यमान थी। लोथल और कालीबंगा में युग्म समाधियां भी मिली है, 2 आदमी का एक साथ युग्म समाधि। अच्छा, सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। बहुत सारे इतिहासकारों का अलग अलग तर्क है कि कुछ ने कहा कि आर्यों का आक्रमण से हो गया, कुछ ने कहा बाढ़, कुछ ने कहा कि मौसम के कारण से, या फिर लोग जो है बहुत अधिक संख्या हो गया तो जगह जगह व्यवसाय के लिए चले गए। लेकिन जो एनसीईआरटी में है उसको भी उसी को हमको ध्यान में रखना है। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। पूछ सकता है कि टेराकोटा किसे कहते हैं, तो आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते हैं, टेराकोटा कहते हैं। अब आइए हम लोग आते हैं वैदिक सभ्यता पर। वैदिक सभ्यता जो है वैदिक काल के विभाजन को 2 भाग में बांटा गया, जैसा मैंने आपको बोर्ड पर बताया भी था कि वैदिक काल हो गया ऋग वैदिक काल हो गया 1500 से 1000 ईस्वी के बीच, और उत्तर वैदिक काल हो गया, उत्तर मतलब बाद का काल, वो हो गया 1000 से 600 ईस्वी के ईस्वी पूर्व के बीच में का समय को माना गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। ठीक है, पंजाब और अफगानिस्तान चूंकि वो क्षेत्र जो था उसी से होकर के एंट्री हुआ था। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल स्थान जो है वो मध्य एशिया को माना है, यही सबसे अधिक प्रमाणिक है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी और आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ये बहुत बार पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा कि आर्य का जो है वो एक ग्रामीण सभ्यता था, मध्य एशिया का था। किसने कहा था, तो मैक्स मुलर ने कहा था। और उसका जो है इसकी आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत था। एक्चुअल में आर्य का जो आया हुआ था उसका जाति का विभेद मतलब भाषा के आधार पर वो एक साथ संगठित थे, न कि किसी जाति के आधार पर। ठीक है, तो उसका मेन भाषा क्या था, संस्कृत था। आर्यों के प्रशासनिक इकाई जो है वो इस तरह से था, जैसे कुल हो गया, मतलब एक परिवार का मान के चलिए, उस परिवार मिलकर के ग्राम बनता था, ग्राम मिलकर के छोटा सा रूप लिया विश्व का, विश्व से बड़ा हो गया जन जैसे जनपद, अभी उत्तर प्रदेश में जनपद को, जिला को जनपद भी कहा जाता है, और उससे बड़ा हो गया तो राष्ट्र, यानी कि उस समय से राज्य समझिए, वो इस तरह से उसका जो है संगठन बना हुआ था। ग्राम के मुखिया ग्रामीण कहलाते थे, विश्व का प्रधान विश्वपति है, नाम से यह स्पष्ट है, और जन के शासक को राजन कहते हैं। ठीक है,
राज्याधिकारियों में पुरोहित और सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। ये सब पुरोहित थे। सूत, रत्नाकार व कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इसकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करता था। पूरब, दुर्गपति और स्पष्ट जनता गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर हुआ करते थे। ये दिशा है, उत्तर वैदिक शब्द उसको क्या कहा जाता था और राजा में उसका क्या था। जैसे पूर्व में प्राची और राजा का नाम था सम्राट। दिशा, पश्चिम दिशा में उसको उत्तर वैदिक शब्द क्या है, प्रतीची, और उसको सौराष्ट्र कहते हैं। और उत्तर में उदीची, विराट कहते हैं, मध्य में राजा और दक्षिण में भोज। अच्छा, बाजपति किसको कहते हैं, तो गोचर भूमि के अधिकारी को बाजपति कहा जाता था। उग्र जो है वो अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में इस तरह का कोई बात नहीं उल्लेखित किया गया है। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति जो है वह सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। पूछ सकता है इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा और समिति में भाग ले सकती थी। स्त्री युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गवष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। एक्चुअल में वैदिक सभ्यता में जो है वो लोग जो है अधिकतर इस बात को प्रधानता देने लगा था कि पशुपालन को मुख्य मानने लगा था। जिसके पास जितना गाय होता था वो उतना धनी होता था। तो गाय के लिए ही युद्ध होता था। इसके लिए गवष्टि शब्द को जो है सब उपयोग किया गया है। दसराग युद्ध का उल्लेख 7वें मंडल में और पुरुषनी यानी रावी नदी के तट पर सुदास और दास जनों के बीच लड़ा गया था। ये याद रखिएगा। जैसे पूछ सकता है कि दसराग युद्ध का उल्लेख कहाँ है, तो 7वें मंडल में है। कहाँ हुआ था, तो पुरुषनी नदी पर हुआ था। किसके किसके के बीच में हुआ था, तो सुदास और दास जनों के बीच में हुआ था। ये सब याद रखिएगा। उपनिषद की संख्या कितनी है, 108। महापुराणों की संख्या कितनी है, 18। वेदांग की संख्या कितनी है, 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना है। उसके बाद हो गया ये वर्ण थे, 4 वर्ण में वैदिक समाज विभाजित थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह ब्राह्मण, यह विभाजन जो है वो व्यवसाय पर आधारित था। जो जिस तरह के व्यवसाय करते थे उसी आधार पर जो है इसका विभाजित हो गया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चातुर्वर्ण का उल्लेख मिलता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण जो है वो परम मुख से, क्षत्रिय जो है वो उसकी भुजाओं से, और वैश्य उसकी जांघों से, तथा शूद्र जो है वो उसके पैर से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान समाज था, और ये सिंधु घाटी का समाज जो है वो मातृसत्तात्मक समाज था, और आर्य वाला जो है पितृ प्रधान समाज था। कभी कभी तुलनात्मक अगर करके पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, अवैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, उसका मातृसत्तात्मक था, इसका पितृसत्तात्मक है, उसका भावचित्रात्मक था, इसका लिखित प्रमाण है। तो समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी, कुल थी, और जिसकी मुखिया पिता होता था, इसे कुलप कहा जाता था। सही बात है। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, ठीक है। जबकि हमने देखा था उसमें पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति था सिंधु घाटी में, इसमें नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। जैसे बहुत अच्छी बात है, ये ऋग्वैदिक काल में बहुत ही अच्छा चीज़ था। ये कर्मकांड जो है वो आकर के उत्तर वैदिक काल में आकर के बढ़ा। ऋग्वेद में आपको लोपा, मुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला, विश्वास जैसे विदुषी स्त्री का वर्णन मिलता है। गार्गी और याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहा जाता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब पूछता है कि अमाजू किसे कहते हैं। उसके बाद जीविकोपार्जन के लिए वेद या वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता है। ये उसी समय से ये चलता आया है। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। सोमरस था जो वनस्पति से बनाया जाता था। मुख्य उत्सव सब जो होता था तब ये सोमरस पिया करते थे ये लोग। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, वास, अधिवास और उष्णिन, यानी कि अंदर पहनने वाले कपड़े को निवी कहा जाता था। और सिंधु घाटी सभ्यता के भी लोग जो है वो 2 तरह के वस्त्र पहनने लगे। एक शरीर से कमर से ऊंचे ऊपर का वस्त्र, और दूसरा जो पैर और नीचे में जो पहनते थे ये वस्त्र। जबकि आर्य जो है वो 3 तरह के वस्त्र पहनने लगे, एक वास, अधिवास और उष्णिन, एगो अंदर में भी पहनने लगा था। उसके बाद आ जाता है इसके प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक। जैसे उस समय के चावार्क हो गया, उसका प्रवर्तक कौन था, चावार्क हो जाएगा। दर्शन कौन सा, पूर्व मीमांसा, और प्रवर्तक जैमिनी। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। योग प्रवर्तक पतंजलि, दर्शन उत्तर मीमांसा, प्रवर्तक बादरायण।
सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल थे। उसके दर्शन कौन सा था? वैशेषिक। उसका प्रवर्तक वैशेषिक का प्रवर्तक कौन था? कनाद या उलुक हो गया। न्याय का प्रवर्तक हो गया गौतम हो गया। पूर्व मीमांसा का जैमिनी। इसी तरह से जो है दर्शन और उसके प्रवर्तक के बारे में पूछता है तो हमको ध्यान रखना है। महर्षि कनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि कनाद ही सबसे पहले परमाणु के बारे में जो है ये बताया हुआ था, महर्षि कनाद। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़, क्रीड़ा, ये सब मनोरंजन के साधन थे। जैसा कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखा था कि वहाँ भी मनोरंजन के साधन वो लोग अपनाए हुए थे। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। कृषि और पशुपालन नहीं, पशुपालन और कृषि, मतलब मेन पहले पशुपालन था। गाय को अघन्या कहा जाता था, यानी कि जो न मारे जाने योग्य हो, पशु की श्रेणी में रखा गया है। गाय की हत्या करने वाले को घायल करने के लिए वेदों में मृत्युदंड और देश से निकाल जाने की व्यवस्था थी, यानी कि गाय का बहुत अधिक जो है इज्जत था। ये था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था, वो घोड़े से ही आए हुए। सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस भी कहा जाता है। ये सही बात है। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं। तांबे को लोहित अयस और लोहा को श्याम अयस, चूंकि काला होता था इसलिए उसको श्याम अयस कहा था। व्यापार हेतु दूर तक ले जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे। ठीक है। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली थी। वस्तु विनिमय यानी कि आप हमें गाय दीजिए तो इसके बदले हम हमको अनाज देंगे या कुछ इस तरह से वस्तु विनिमय होता था। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को बैकनॉट यानी कि सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। अग्नि को उस समय में जो है बहुत ये पवित्र माना जाता था। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी मानी जाती थी। क्योंकि सरस्वती नदी जो बहती है वो उस समय में ऋषि मुनि जो है अधिकतर उसी नदी के किनारे जो है वो रहते थे, जिसके कारण उसको बहुत पवित्र माना जाता था। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। ऋग्वैदिक काल नदियाँ, ये नदी का प्राचीन नाम है, उसको आधुनिक में क्या कहते हैं ये सब याद कर लीजिएगा। प्राचीन नाम क्या था, फिर उसका आधुनिक का नाम क्या था, ये सब चीज़ें जो है इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब आप लोगों को इस जितना मैंने पढ़ाया इसको आप अपने लुसेंट को पढ़िए। मुझे पूरा विश्वास है कि समझ करके आप याद कीजिएगा, आपको ज़रूर ये सारी चीज़ें आपको आत्मसात हो जाएगी। इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।